नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब सीडीपी बाल विकास के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है लॉरेंस कोहलरबर्ग, इसको हम सब कवर करेंगे। आज की आपकी क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास है दोस्तों। सबसे पहले हम सब लॉरेंस कोहलरबर्ग से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं हर एक टॉपिक की थ्योरी को समझेंगे, फिर लास्ट में उन्हीं सब टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सीटेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट का हम सब थ्योरी क्लासेस को उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में साथ जो सीटेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए सभी पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी पेपर उपलब्ध है। आपको जिस भी सन का पेपर को सॉल्व करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर एक्सेस कर लीजिए, सेव कर लीजिए। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। साथ में साथ जो नए क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट से जो संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं वह सभी क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए @YesForStudy1 टाइप करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी नोट्स आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे फ्री में उपलब्ध हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। यहाँ पे आपको इस चैनल पे सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। साथ में साथ जो थ्योरी क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, नए कंटेंट हैं, सब चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब यह समझते हैं जो लॉरेंस कोहलरबर्ग हैं इनके जो सिद्धांत का नाम क्या है। इनके सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। किसने दिया था? लॉरेंस कोहलरबर्ग ने दिया था। अब इनके बारे में हम सब एकदम विस्तार पूर्वक से जानेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो कि आपका छूट जाए लॉरेंस कोहलरबर्ग से। इसमें हम सब हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे लॉरेंस कोहलरबर्ग हैं। अब समझते हैं इनका जन्म जो कहाँ हुआ था दोस्तों, कब हुआ था। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1987 में दोस्तों ब्रुक्सविले, न्यूयॉर्क में हुआ था। और उनकी मृत्यु जो है 9 जनवरी 1987 में हुआ था। इनका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था, सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने 1969 ईस्वी में किया था। 1981 और 84 में इनके सिद्धांत में संशोधन किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है। इनका जो सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें संशोधन किया गया था किस सन में? 1981 में और 1984 में इनके सिद्धांत में संशोधन किया गया था। अगले पॉइंट पे समझते हैं। यह अध्ययन हिंज नामक व्यक्ति के पर आधारित है दोस्तों। यह कहानी है हिंज की कहानी। वह कहानी दोस्तों, कहानियाँ तो इनको और थी कहानियाँ, लेकिन जो सबसे प्रचलित कहानी थी 11वीं जो कहानी थी हिंज की कहानी, वह कहानी सबसे महत्वपूर्ण कहानी है और उसी कहानी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जो और कहानी है उस कहानी का क्वेश्चन दोस्तों, उस कहानी से संबंधित आज तक किसी भी सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। बस हिंज की जो कहानी है उसी कहानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोहलरबर्ग कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके सीटेट एग्जाम का कोई भी सन का आप पेपर उठा के चेक कर लीजिए, आपको 2 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है दोस्तों। 1, 2, 3 क्वेश्चन कोहलरबर्ग से मिलेंगे। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। कोहलरबर्ग विकास की जड़ तर्करार नैतिक दुविधा को मानते हैं दोस्तों। जो विकास है, कोहलरबर्ग विकास किसको मानते हैं? तर्कड़ा को मानते हैं। नैतिक दुविधा क्या होती है उसको मानते हैं। अब हम सब आगे इसके जो नैतिक तर्कड़ा होती है, नैतिक दुविधा होती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कोहलरबर्ग का यह अध्ययन दोस्तों 10 से लेकर 16 वर्ष के बालकों पर आधारित है। इनका जो अध्ययन था किस पे, कितने वर्ष के बालकों पे था? 10 से लेकर 16 वर्ष के बालकों पर आधारित था। अब हम सब हिंज की कहानी को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इनका जो प्रयोग था किस तरीके से हुआ था उस प्रयोग को समझेंगे। या आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे होंगे, ये हिंज की कहानी का पूरा सारांश है, लेकिन हम आपको पढ़ के बता देते हैं कि हिंज की कहानी थी क्या। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वे एक तरह का रेडियम है। कह रहे हैं कि एक महिला थी जो एकदम मरने के कगार पे थी, लेकिन अगर उसको जान बचाना है तो एक दवाई थी जिससे उसकी जान बच सकती थी। उसके बाद कह रहे हैं
जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसा मांग रहा था। कहने का तात्पर्य है जो दवाई जिसने बनाया था वो बहुत मेहनत से अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत उसमें लगा दिया था, तब उस दवा को बना पाया था और उसमें खर्च भी उसने बहुत ज़्यादा किया था। जब अपनी पूरी लाइफ लगा दिया और खर्च भी बहुत ज़्यादा किया तो वह उसने टारगेट रखा कि यह दवा जो हम कम से कम 10 गुना ज़्यादा पे बेचेंगे। आगे बढ़ते हैं। उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति हिंज उन सबके पास गया जिन्हें वह जानता था, फिर भी उसे केवल कुछ ही पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधे थे। अब जो वह दवाई बनाया था दोस्तों, जो फार्मासिस्ट था वह जो दवाई बनाया था उस दवाई से उस पत्नी का उस जो महिला थी उसका इलाज हो सकता था। पत्नी किसकी थी? हिंज की पत्नी थी, बीमार थी। हिंज की पत्नी का इलाज जो है उस दवाई से हो सकता था अगर वह दवाई मिल जाती थी। आगे देख रहे हैं। हिंज ने पूरा अपना प्रयास किया कि पैसा हम एकत्रित करके दवा ले लें, लेकिन वह असमर्थ रहा। इस कहानी के सारांश में आपको लास्ट में बताते हैं कि किस प्रकार से बालक के अंदर नैतिक दुविधा आती है, नैतिक तर्कड़ा आती है, तो इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। कह रहे उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वे उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया कि दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इससे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तो जो हिंज था उसने कहा कि आप कुछ पैसे हैं ले लीजिए, बाकी पैसे हम आपको बाद में दे देंगे। लेकिन जो फार्मासिस्ट था तो पूरी अपनी लाइफ लगा दिया, पूरी मेहनत के बनाया है, तो उसने बोला कि नहीं हम तो पैसा पूरा लेंगे तभी दवा देंगे, तो जिसमें हिंज असमर्थ रहा। उसके बाद तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वे दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा लिया। अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे कि हिंज ने, एक प्रकार से आप सोचेंगे कि हिंज ने जो किया वह सही किया, क्योंकि उसकी पत्नी मरने की कगार पे थी, उसके बचाने के लिए तो उसने चोरी किया। तो क्या चोरी करना सही है? लेकिन दोस्तों जिसने वह दवा बनाई थी उसके बारे में सोचिए कि वह दवा पूरा अपने लाइफ उसमें ख़त्म कर दिया दवा बनाने के लिए, तो ये गलत ही है ना। यही होता है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा वह होता है, नैतिक दुविधा के बारे में भी आपको हम आगे भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए। नैतिक दुविधा वह होती है जैसे पहले आप समझ, दो चीज़ में से एक चीज़ चुनाव करना हो। जैसे अब हिंज के पास दो ऑप्शन था, एक तो अपनी पत्नी को मरने देता, एक तो दोस्तों वह चोरी करके दवा को ले जाके अपनी पत्नी को बचा लेता। उसके पास नैतिक दुविधा दो आ गई, एक तो चोरी करे या तो फिर अपनी पत्नी को मरने दे। लेकिन उसने चुना क्या दोस्तों? चोरी करना चुना। चोरी करके वह अपनी पत्नी को बचा लिया, फिर बाद में उसे पुलिस पकड़ लेती है। तो यही होता है कि आदमी के जो बच्चे की सोच होती है, थिंकिंग होती है, किस प्रकार से डेवलप होती है, इसके बारे में चर्चा इस पर किया गया है। आगे हम आपको बताते हैं। यह कहानी उन 11वीं कहानियों में से एक है जो कोहलर के नैतिक विकास को जानने के लिए इस्तेमाल की थी दोस्तों। यह 11वीं कहानी में से एक कहानी थी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से ही पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपने हिंज की जो स्टोरी थी पूरा समझ लिया कि हिंज की पत्नी बीमार थी, एक दवा थी जिससे उसकी जान बच सकती थी, दवा का पैसा बहुत ज़्यादा था, हिंज देने में असमर्थ था। हिंज जो है दवा को चुरा के अपनी पत्नी का इलाज किया, फिर उसके बाद पुलिस आई, हिंज को पकड़ के लेके चली गई। ये तो कहानी है। अब इससे जो प्रमुख शब्द हैं, जो पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब पॉइंट की तरफ हम सब बढ़ते हैं। अब आपको हमने कहानी पहले इसलिए बता दिया ताकि आप रूपरेखा समझते रहिए कि किस प्रकार से हिंज ने कौन सा कार्य किया था। देखिए, यह कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों से साक्षात्कार लिया गया उन्हें नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। अब देखिए, जब हमने यह कहानी बच्चों को बताया कि इस प्रकार से एक कहानी है, तो जब हमने बच्चों से पूछा, बच्चों को चेक किया कि बच्चे देखिए क्या सोचते हैं नैतिक दुविधा के बारे में, चोरी करना सही है गलत है क्या कहें, जिससे जब बच्चों के सामने दुविधा पैदा हो गई तो किस प्रकार से बच्चे सोचते थे उससे हम सब जाने। अब हम सब किस प्रकार से प्रश्न को बच्चे के सामने प्रस्तुत किए उसको समझते हैं। क्या हिंज को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? जिसे हमने बच्चों से हमने कहानी बता दिया, फिर बच्चों से पूछा, बच्चों आप बताइए क्या हिंज को दवा चुरा लेना चाहिए? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ चुरा लेना चाहिए, उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, बीमार थी, मर जाती तो फिर दवा चुरा के अपनी पत्नी को बचा लिया। लेकिन कुछ बच्चे हैं कहेंगे नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि एक आदमी की पूरी लाइफ की खोज उसमें लगी थी,
यह भी गलत है हो गया दोस्तों। तो फिर और हम क्वेश्चन कह सकते हैं क्या चोरी करना सही है या गलत है दोस्तों, ऐसा भी नैतिक दुविधा आएगा। तो क्या चोरी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए, फिर क्यों करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से। क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए, क्या ऐसा भी हम सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से, बताइए क्या ऐसा कर्तव्य है। इसके बाद करें क्या दवाई बनाने वाले का हक है कि वह दवाई को कितने पैसे मांगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बालक से। बताइए कि हमने अगर दवा की खोज किया है तो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस दवा के लिए इतने पैसे मांगेंगे। क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, क्यों और क्यों नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप बच्चों से पूछेंगे तो उनके नैतिक दुविधा के बारे में, नैतिक तर्कता किस प्रकार से है यह हम सब पता कर सकते हैं। यह क्वेश्चन एक प्रकार से हमने आपको दिया था ताकि इससे यह समझा जा सके कि बच्चों से ऐसा हम क्वेश्चन पूछेंगे उनकी नैतिक दुविधा के बारे में पता चलेगा। क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं सब बच्चों की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, कोई बच्चा अलग जवाब देगा, कोई बच्चा अलग जवाब देगा, तो सबकी बच्चे की अलग अलग होती है क्षमता होती है सोचने समझने की। तो हमसे इससे नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। अब हम सब एक शब्द आया नैतिकता, जिसे इनका सिद्धांत के नाम है नैतिकता। दोस्तों जो नैतिकता को हम समझ लेते हैं, नैतिकता कहते किसे हैं। कह रहे हैं कि वह गुण जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है उसे क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। नैतिकता किसे कहते हैं, जिससे हमको सही और गलत की पहचान होती है उसे ही हम नैतिकता कहते हैं। नैतिकता का ज्ञान बालक सामाजिक परिवेश से ही सीखता है। नैतिकता का ज्ञान दोस्तों कहाँ से सीखता है, बालक अपने परिवार से ही सीख लेता है। ऐसा नहीं कि जब विद्यालय जाएगा तब नैतिकता का ज्ञान सीख पाता है, विद्यालय में सीखता है, लेकिन विद्यालय जाने से पहले बहुत कुछ बालक सीख के जाता है। बालक कोरी पटिया नहीं होता कि विद्यालय जाने से पहले बालक एकदम कोरी पटिया है, अब विद्यालय जाएगा तब बताएंगे मम्मी कौन है, पापा कौन है, किसे क्या बोलना चाहिए। यह सब ज्ञान दोस्तों वह घर पे ही अपने परिवार में ही सीख जाता है। वही कह रहे हैं नैतिकता का ज्ञान बालक सामाजिक परिवेश में ही सीख जाता है। एक शब्द और आया था दोस्तों नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होता है इसके बाद हम आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए से हम बताते हैं। जैसे बालक हैं, दो बात आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो, दो बालक बैठे हुए हैं। मान लीजिए सोच रहे हैं कुछ बनाने के लिए, सोच रहे हैं कोई चित्र बनाए, हम क्या बनाए क्या नहीं बनाए सोच रहे हैं। जब सही गलत का चुनाव करने में समस्या हो तो यही नैतिक दुविधा कहलाती है। जब हम कोई दुविधा में फंस जाएँ कि क्या चुने, जैसे दो बच्चे बैठे हैं, मान लीजिए कोई ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं, कला कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो नैतिक दुविधा में है किस चीज़ का हम चित्र बनाएं कि ना बनाएं, क्या नहीं बनाएं, इस प्रकार से नैतिक दुविधा में फंसे हुए हैं। आगे अब नैतिक तर्कड़ा की बात करते हैं। नैतिक तर्कड़ा का मतलब होता है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बालक है जो फूल बना रहा है। यहाँ पे तो बच्चा जो है दुविधा में था क्या बनाए कि ना बनाए, लेकिन यहाँ पर वह चित्र बनाने लगा, उसने डिसीजन ले लिया कि हमको इस फूल का चित्र बनाना है। यही आपका नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। जब सही गलत में से किसी एक का चुनाव करना ही नैतिक तर्कड़ा कहलाता है। जब हम सही गलत में से किसी एक का चुनाव कर लेते हैं यही नैतिक तर्कड़ा कहलाता है। यहाँ पे हम आपको कुछ स्टेज बता दे रहे हैं, अभी तो हम इनके बारे में बताएंगे इन्होंने कितने स्टेजेस दिए थे, कौन से स्टेज क्या है, कौन से स्टेज का कौन सा पार्ट है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक आप अपने दिमाग में फिगर बना लीजिए कि इस प्रकार से कौन से किसके पार्ट हैं। इसे पहला जो है यहाँ से आप देखिएगा, एक तीसरा यहाँ पे है, पहला यहाँ से शुरू है, इसे नोट डाउन करिएगा। पहला जो अवस्था है दोस्तों, इन्होंने तीन अवस्था बांटी थी और तीनों अवस्थाओं के दो दो उपचरण थे, दो दो उप अवस्थाएँ थी। पहला जैसे प्री कन्वेंशनल स्टेज जिसे हम परंपरागत, इसके दो अवस्थाओं कौन थी, दंड और अज्ञान। दूसरा था दोस्तों यांत्रिक सापेक्षता उन्मुक्ता। सेकंड है कन्वेंशनल स्टेज, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। सेकंड है कानून और व्यवस्था उन्मुक्ता। थर्ड जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसमें था सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता। और लास्ट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। ये तो दोस्तों अभी आपको हमसे बेसिक जानकारी दी है, अभी इसकी एक एक पॉइंट पे एक एक चीज़ के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ से बोल रहे हैं कि
कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया था, जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया। प्रत्येक अवस्था की 2-2 उप अवस्थाएँ थी, मतलब टोटल 3 अवस्थाएँ हैं। और कितनी उप अवस्थाएँ हैं? टोटल 6 उप अवस्थाएँ थी, हर एक के 2-2 उप अवस्थाएँ थीं। अब हम पहला समझते हैं, जो इनका पहली अवस्था थी, जिसे हम कहते हैं, देखिए इस चीज़ को आप इंग्लिश में याद करिएगा। जो चीज़ इंग्लिश में याद करना हम आपको बता देंगे, क्योंकि यह चीज़ बहुत कन्फ्यूजन करता है। इसके बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, पूर्ववादी, पूर्व परंपरावादी, फिर पूर्ण नैतिक, या फिर प्राक रूढ़वादी। ऐसा तो है नहीं अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ये सभी लिख दें, सभी तो लिखेगा नहीं, इसी में से कोई एक ही लिखेगा। तो इससे अच्छा है कि आप कन्फ्यूजन होने से बचने के लिए आप सीधा प्री कन्वेंशनल स्टेज। अब प्री, जैसे प्री को आप एक इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कहीं बच्चा भी प्री क्लास में है, मतलब छोटी क्लास में है, मतलब सबसे पहला प्री है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। जो जहाँ पे प्री आ जाए वह सबसे पहली अवस्था हो गया प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 3 से लेकर 10 वर्ष तक। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिकता दूसरे लोगों के अनुसार होती है। अब जाहिर सी बात है, जो 3 साल का बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा होता है, उसके अंतर्गत नैतिकता नहीं होती है। उसे हम जो सिखाएंगे बच्चा वही बोलता है। जिसे हम बोल देंगे बच्चा, उसे जो चीज़ बोलने के लिए बच्चा वही बोलेगा। नैतिकता का विकास कैसे होता है? दूसरे के जरिए इसमें बालक के अंदर होता है। दूसरे लोगों के अनुसार उसके अंदर नैतिकता का विकास होता है। किसमें? प्री कन्वेंशनल स्टेज में। अब प्री मतलब पहली अवस्था। इसे 2 भागों में बांटा गया है। जैसे आप हमने पहले ही बताया कि हर अवस्था के 2-2 उपअवस्थाएँ हैं। इसकी 2 अवस्थाएँ हैं, कौन कौन से? पहला है दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था। कौन से दोस्तों? पनिशमेंट और एक मिनट, हाँ यहाँ से दोस्तों पहला दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था। देखिए दंड और आज्ञा पालन, इसे नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें किसकी बात करें? आज्ञा करने की बात करें, दंड की बात करें। कोहलरबर्ग के अनुसार इस स्तर पर लोग नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सज़ा से बचने का तरीका है। जो पहली अवस्था है प्री कन्वेंशनल में, जो पहली अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था है, इसमें नियम को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम नियम मानेंगे तभी तो हम दंड से बचेंगे। सज़ा से बचने के लिए नियम को माना जाता है। जैसे बालक ऐसा होता है कि पापा जो बोलेंगे वही सही है। अब बच्चे को सही गलत का नहीं पता है। अगर मैंने बोल दिया कि यह चीज़ गलत है, बच्चा उस चीज़ गलत समझेगा, क्योंकि हमने उसके पापा ने बोल दिया कि ये चीज़ गलत है। ऐसा विकास किस अवस्था में होता है? दंड एवं आज्ञा पालन। बहुत आज्ञाकारी बालक होता है, जो बोलेंगे वो तुरंत मान जाएगा, हाँ पापा बोलेंगे चीज़ सही है। उसमें गलत क्या है सही क्या है इस चीज़ को उसको नॉलेज नहीं होता है। सेकंड जो है अहम केंद्रित स्वार्थी बच्चा। अब देखिए नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, अहम केंद्रित मतलब जो है हम ही हैं। इस अवस्था में बालक के साथ जो जैसा व्यवहार करेगा, बालक भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। जैसे के साथ तैसा के व्यवहार होता है। जैसे इस अवस्था में बालक के अंदर जो 3 से लेकर 10 साल तक बालक होते हैं, अगर कोई उसको छोटा बच्चा है, 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, अगर कोई बच्चा उसको मार दिया, फिर जब तक वो बच्चा दूसरा बच्चा उसको नहीं मारेगा तब तक वह नहीं मानेगा, जब तक मारेगा। मतलब वो सोचता है अगर उसने हमको मारा है हम भी उसको मारेंगे, अगर उसने हमारा नुकसान किया तो हम भी उसका नुकसान कर देंगे। ऐसा इस चीज़ की भावना कब आती है? प्री कन्वेंशनल स्टेज के जो अहम केंद्रितता की भावना होती है उसी में आती है। सेकंड ऑप्शन में, सेकंड जो उप अवस्था है उसी में आती है। जैसे के साथ तैसा का व्यवहार करना, उसने हमारा नुकसान किया हमने उसका भी हमको नुकसान करना है। जो सेकंड है कन्वेंशनल स्टेज। अब देखिए इसे हम सेकंड जो ऑप्शन है इसके भी 2 पार्ट हैं, रूढ़िगत स्तर और परंपरागत स्तर। इंग्लिश आप हिंदी को समझिए ही ना, पहला प्री कन्वेंशनल समझ लीजिए, प्री मतलब प्राइमरी समझ लीजिए, और कन्वेंशनल मतलब सेकंड समझ लीजिए। कन्वेंशनल की बात करें, इसके बाद जो आता है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, बड़ा है पोस्ट, तो यह थर्ड हो गया। बस आप ऐसे याद करिए, आप अब एग्ज़ाम में 100% है कि एकदम सही आंसर की तरफ चले जाएंगे। पहली अवस्था में, जो पहली अवस्था की हमने बात किया, यहाँ पे बालक को पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, इसकी भावना नहीं है। जो परिवार बता देगा ये गलत है वो गलत मानेगा, जो बता देगा सही है सही मानेगा। जो सेकंड अवस्था थी इसमें अहम केंद्रितता की अवस्था थी,
हम अगर हमारे साथ जो जैसा करेगा हम उसके साथ भी वैसा करेंगे। हमको कोई मारेगा हम भी उसको मारेंगे, हमारा कोई नुकसान करेगा हम भी उसको नुकसान करेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन चलते हैं कन्वेंशनल स्टेज, जो कि लेकर 10 से लेकर 13 वर्ष तक बालकों में पर आधारित है। दूसरे चरण में दूसरे के अनुकरण करना तथा खुद से निर्णय लेने के बीच नैतिक दुविधा बनती है। अब देखिए नैतिक दुविधा आपने समझ लिया होगा। नैतिक दुविधा कहते किसे हैं? जब बच्चा समझ नहीं पाता हमको किस तरफ जाना है, हमको क्या निर्णय लेना है, तो यही नैतिक दुविधा कहलाती है। दूसरे चरण में दूसरा चरण चल रहा है, दूसरे का अनुकरण करने तथा खुद से निर्णय लेने के बीच नैतिक दुविधा बनती है। आगे, समाज के बड़े लोग हमें रीति रिवाज का अनुकरण करने के लिए कहते हैं, जबकि हम आत्मनिर्भर होने के लिए बेचैन रहते हैं। देखिए इस अवस्था में बालक के अंदर जो भावनाएं आती हैं, समाज के बड़े लोग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमें रीति रिवाज सिखाते हैं कि हमको इस तरीके से कहना चाहिए, हमको यह काम करना चाहिए, रीति रिवाज है, अनुकरण करने के लिए कहते हैं। जबकि हमारे अंदर कौन सी भावना आ जाती है? हमारे अंदर आ जाती है हम आत्मनिर्भर होने के लिए बेचैन होते हैं कि हम खुद से अपना डिसीजन करें, हम आत्मनिर्भर हैं, हमको बताइए ना, हम अच्छे से कर लेंगे। इस प्रकार से भावनाएं आ जाती हैं। इसके भी 2 चरण हैं, कौन कौन से? देखिए अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता। इसमें दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमको अच्छा बनना है, लोग हमको देखें हमारी बखान करें कि बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, इस प्रकार से भावनाएं पैदा हों। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास के रूप में जाना जाता है। नैतिक विकास के पारस्परिक संबंधों का यह चरण सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित होता है। दोस्तों इस अवस्था में जो कन्वेंशनल स्टेज है, इसका जो फर्स्ट चरण है अच्छा लड़की अच्छा लड़का में, इसमें होता है कि हमको अच्छा बनने दिखाने के हम एकदम व्याकुल होते हैं, हमको अच्छा दिखाना होता है कि लोग हमारे बारे में अच्छा समझें। वही कह रहे हैं कि अभिविन्यास के रूप में जाना जाता है। नैतिक विकास को पारस्परिक संबंधों का यह चरण सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित है। सेकंड है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। यह चरण यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, नियमों का पालन करके अपना कर्तव्य निभाकर और प्राधिकार का सम्मान करके कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित किया गया है। कानून और व्यवस्था उन्मुखता। अब देखिए अगर हम इससे और इंडिकेट कर दें कहीं पे, जो हिंज थे अगर वह दवा को नहीं चुराते, जिसे पता है कि दवा चोरी करना तो हमको सज़ा मिलेगी, अब वह अगर इसके लिए दवा नहीं चुराते कि हमको अगर हम दवा चुरा लेंगे हमको सज़ा होगी, हमको दवा नहीं चोरी नहीं करना, हमारी पत्नी मर जाए बलबल मर जाए, इससे हमको नहीं मतलब है, तब ये होता है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह उन्होंने चोरी नहीं किया। जैसे आप ट्रैफिक पे हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, जैसे आप ट्रैफिक पे खड़े हैं, रेड लाइट बल्ब जल रही है, आपने तुरंत बाइक को रोक दिया, आपको लगा कि अब हम अगर इससे आगे जाएंगे हमारा चालान कट जाएगा, हम कानून को अव्यवस्थित कर रहे हैं, या फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, अगर हम आगे ना बढ़े वहीं रुके रहें, या क्या कहलाएगा कानून व्यवस्था बनाए रखना। मतलब कन्वेंशनल स्टेज में आप हैं, जब आपने रेड लाइट देखा आपने रोक दिया कि हाँ आगे हम जाएंगे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, कानून अव्यवस्थित हो जाएगा, तो यह होता है दोस्तों कानून व्यवस्थित उन्मुखता। आगे हम समझते हैं लास्ट जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब थर्ड के भी 2 पार्ट है, पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। इस श्रेणी में खुद का भला सोचने तथा दूसरे का भला चाहने के बीच नैतिक दुविधा बनती है। युग होता है खुद का भला सोचना तथा होता है दूसरों का भी भला हमको सोचना है, इसी दोस्तों नैतिक दुविधा बनती है। इसमें नैतिकता ईमानदारी तथा सभी का भला सोचना सार्वभौमिक नैतिकता है, जबकि केवल अपना फ़ायदा देखना सामाजिक अनुबंधन है। देखिए इसमें कुछ ऐसे पॉइंट मिले हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा और नोट भी कर लीजिए। नैतिकता ईमानदारी तथा सभी का भला सोचना, जब हम सभी का भला सोचते हैं इसे क्या कहते हैं? सार्वभौमिक नैतिकता कहते हैं। जब हम सबका भला सोचें इसे तो सार्वभौमिक नैतिकता कहेंगे, लेकिन केवल अपना फ़ायदा देखना, सिर्फ जब हम अपना फ़ायदा देखेंगे इसे सामाजिक अनुबंधन कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ गए होंगे, सार्वभौमिक नैतिकता और सामाजिक अनुबंधन में क्या अंतर है। सार्वभौमिक में जब सबका भला हो, सामाजिक अनुबंधन जब अपना भला देखें।
सार्वभौमिक नैतिकता है और सामाजिक अनुबंधन है, दोनों अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इसके भी दो चरण हैं, कौन कौन से? पहला है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। अब जो थर्ड कन्वेंशनल स्टेज था, इसकी जो पहली अवस्था है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इस अवस्था में बालक यह मानता है कि नियम लोगों के भले के लिए बने हैं, लेकिन अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता हो तो फिर ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। वही कहने का तात्पर्य है, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई घर पे तबीयत बहुत ज़्यादा किसी की ख़राब है, अब तो वहाँ पे आप जो है जो सिग्नल है उसका वेट नहीं करेंगे, ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर पे तबीयत ख़राब है किसी को, वहाँ पे आपको जल्दी पहुँचना है। तो यहाँ पे जो हिंज थे उनको भी उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब थी, उनको भी दवा चुरा लेना चाहिए, क्योंकि उनसे उनकी पत्नी का इलाज होकर बच सकती थी। वही है सामाजिक अनुबंधन कि नियम जो है हमारे लिए बने हैं तो ठीक है, लेकिन नियम तभी तक हम फॉलो करेंगे जब तक हमारा नुकसान ना हो। अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो हमको उस नियम को तोड़ के उसको करना चाहिए। यही होता है दोस्तों कि अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो फिर ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से हिंज ने तोड़ दिया, हिंज ने तोड़ के अपनी वो दवा चोरी करके अपनी पत्नी को बचा लिया, तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। जो इसकी थर्ड अवस्था थी, थर्ड की पहली अवस्था में यह कहा गया है। अगला है जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। कोहलर के नैतिक तर्क का अंतिम स्तर सार्वभौमिक है दोस्तों। कौन सा? अंतिम स्तर जो है सार्वभौमिक है, नैतिक सिद्धांत और अमूर्त तर्क पर आधारित है। इस स्तर पर लोग, देखिए अमूर्त की बात कर रहे हैं, किसकी? अमूर्त की बात कर रहे हैं। इस स्तर पर लोग न्याय के इन आंतरिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, भले ही वे कानून और नियम के साथ संघर्ष करते हैं। कहने का तात्पर्य है इसमें दोस्तों तर्क शक्ति आ जाती है, अमूर्त तर्क करने लगते हैं। इसमें जो नियम कानून है, नियम कानून के खिलाफ चले जाते हैं, भले ही दूसरे विपरीत हों। कि इस अवस्था में जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुखता है, कह रहे हैं भले ही वे कानून और नियमों के साथ संघर्ष करते हों तब भी हमको उनके साथ विपरीत चले जाते हैं। इसमें बालक जो है अमूर्त थिंकिंग, अमूर्त तर्क करने लगता है। यह दोस्तों अंतिम स्तर था। अब कुछ हम सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं इससे संबंधित। कोहलर का मानना था कि केवल अपेक्षाकृत कम प्रतिशत लोग ही उत्तर पारंपरिक चरण लगभग 10 से 15% तक पहुंच पाते हैं। एक विश्लेषण में पाया गया कि जहां 1 से 4 चरण की दुनिया भर की आबादी में सार्वभौमिक माना जा सकता है, वहीं 5वीं और 6वीं चरण आबादी में बेहद दुर्लभ लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आ गया, उत्तर पारंपरिक चरण। अब भी तो इसके बारे में हमने आपको चर्चा ही नहीं किया। उत्तर पारंपरिक चरण क्या है आपको यहाँ पे समझना होगा। इसे दोस्तों पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, इसलिए ऐसे शब्द को यहाँ पे शामिल किया ताकि आपको हम आगे भी बताते हैं, आप समझते रहिए। आपको इंग्लिश ही ढूंढना पड़ेगा। जहाँ पे कोहलर से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इंग्लिश की तरफ जाएंगे तो आप 100% करेक्ट आंसर दे पाएंगे। पहला होता है प्री कन्वेंशनल, सेकंड होता है कन्वेंशनल, थर्ड होता है पोस्ट कन्वेंशनल। पहले में होता है नैतिकता का विकास, जो हमारे सबके द्वारा छोटे बच्चों के बताया जाता है, परिवार के द्वारा बताया जाता है, वही सत्यता मानता है, वही सच मानता है। सेकंड में जो कहा गया है कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल इसे बच्चा तर्क दुविधा में, नैतिक दुविधा देखा जाता है कि वह जब दो चीज़ों में उसे चुनाव करना होता है, इस प्रकार से उसमें इस चीज़ का विकास हो जाता है कि कोई दो चीज़ में हमको एक चीज़ को चुनना है। लास्ट में पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें नियम कानून को बच्चा नहीं मानता, कोई नियम से अगर कोई नुकसान हो रहा है फिर ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए, इस अवस्था में बच्चे का मानना होता है पोस्ट कन्वेंशनल में। अब इसकी आलोचना की गई थी। आलोचना जो किए थे दोस्तों कैरल गिलगन ने किया था, और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आलोचना के बारे में काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि इसके आलोचक कौन थे, क्यों इसकी आलोचना किया गया था। यहाँ पे दोस्तों आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप सबके लिए हम सभी सीट के सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं। साथ में साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में साथ PDF भी हम सब उपलब्ध करा रहे हैं।
PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। कोहलरबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गन ने की थी। उनका मानना था कि सिद्धांत में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की सोचने की क्षमता अलग होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो महिलाओं की सोचने की क्षमता होती है और जो पुरुषों की होती है, दोनों को अलग अलग होती है। अभी कोई गलती कर दे कोई चीज़, एक महिला होती है और एक पुरुष है, तो पुरुष महिला की अपेक्षा अलग सोचेगा, महिला जो है अलग सोचेगी, पुरुष अलग सोचेगा। महिला हो सकती है कि आप कहीं चले छोड़ जाने दीजिए, चोरी तो किया, छोड़ दीजिए जाने दीजिए, और कहीं पुरुष है, पुरुष जाने दीजिए, महिला कहेगी नहीं। तो दोनों की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। लेकिन कोहलरबर्ग जो अपना प्रयोग किया था सिर्फ बालक पे ही किया था, इसलिए वह इसे बहुत विपरीत कही कि इसकी आलोचना की कि इस प्रकार से इसमें लिंग रूढ़वादिता देखने को मिला। इनका सिर्फ एक ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनको जो है महिलाओं पे भी करना चाहिए, क्योंकि उनकी तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता अलग होती है। आप किसी चीज़ को लेकर अलग सोचेंगे, महिलाएं अलग सोचती हैं, इसीलिए इन्होंने इस सिद्धांत का विरोध किया था, आलोचना की थी। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपको हमने बताया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ पे आपको हर चीज़ कंप्लीट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। अब हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन। जैसे नैतिकता की बात करें, नैतिकता क्या है? पहला ऑप्शन है सही गलत की समझ, सेकंड है न्याय की समझ, थर्ड है दूसरों के लिए क्या अच्छा और क्या नहीं इसकी समझ, या फिर यह सभी। दोस्तों नैतिकता मतलब यही सब तो होता है, सही गलत की पहचान हमको हो जाए, न्याय की समझ हो जाए, सही क्या है गलत क्या है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। अगला जो करें, नैतिक विकास की कमी के कारण हो सकते हैं। जब नैतिक विकास का कमी है तो क्या हो सकता है? पहला है मित्र बनाने में असमर्थता और शैक्षणिक समस्याएं जैसे नकारात्मक परिणाम, सेकंड है नोबेल शांति पुरस्कार जीतना, थर्ड है करोड़पति बनना, लास्ट है ये सभी। क्या नैतिक विकास की कमी से कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों? क्या नैतिक विकास के कारण यह हो सकता है, यह हो सकता है? तो ऑप्शन इसमें जो सही है, देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है यही होता है कि जो ऑप्शन दिए रहते हैं, ऐसा भी होगा कि आपको लग रहा होगा कि ये तो ऑप्शन सभी गलत हैं, ऐसा भी हो सकता है कि लग रहा होगा सही सही है, लेकिन वहाँ पे आपको देखना होगा जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है उस ऑप्शन की तरफ जाना है, और जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा गलत है तो उस ऑप्शन की तरफ जाना है। जब आपको लगे चारों ऑप्शन गलत हो सकते हैं, इसमें करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा मित्र बनाने में असमर्थता और शैक्षणिक समस्याएं जैसे नकारात्मक परिणाम। कमी के कारण, नैतिकता की कमी के कारण क्या हो सकता है? यह कमी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सेकंड है सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, थर्ड है दंड आज्ञा पालन, लास्ट है दोस्तों स्वाभाविक नैतिक सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा, दंड एवं आज्ञा पालन। 7-8 वर्ष का बच्चा जो होता है, दंड एवं आज्ञा पालन आपको हमने पहले ही बताया था ना, जो 3 से लेकर 10 वर्ष तक बालक होते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में, वहाँ दंड पहले उसका दंड आज्ञा पालन। आप बता देंगे बच्चा है गलत है वो गलत समझेगा, आप बता देंगे सही है तो वह सही समझेगा, इसमें बहुत आज्ञाकारी बालक होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है कोहलरबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? नैतिकता दोस्तों किसके कारण निर्धारित हो रही है? बाह्य कारकों के द्वारा। पहला है परंपरागत स्तर, सेकंड है उत्तर परंपरागत स्तर, थर्ड है पूर्व परंपरागत स्तर, या फिर लास्ट है यह सभी। तो किसके कारण दोस्तों? तो ऑप्शन सी पूर्व परंपरागत स्तर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नैतिकता किसके द्वारा हो रही है? बाह्य कारकों के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए पूर्व परंपरागत हिंदी में दिया गया है, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्री कन्वेंशनल स्टेज में दोस्तों नैतिकता जो है बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए ये करें मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलरबर्ग के नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? पहला है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, सेकंड है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, थर्ड है दंड और आज्ञा उन्मुखीकरण, लास्ट है सहायक उद्देशक उन्मुखीकरण। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सहायक उद्देशन उन्मुखीकरण। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों
लॉरेंस कोलरबर्ग से संबंधित जितने भी पॉइंट थे थ्योरी क्लासेस, सब थ्योरी क्लासों को कवर किया, साथ में साथ कुछ क्वेश्चन को भी कवर किए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब ये क्लास ये समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिए। ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।